हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो गाइस हमने क्रिया शरीर में लास्ट लेक्चर में क्रियाकाल चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में क्रियाकाल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे शरीर में किसी दोष की विषमता होती है, किसी दोष की विषमता का मतलब जब भी हमारे शरीर में कोई दोष अनबैलेंस होता है तो उस दोष से अचानक रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। सबसे पहले उस दोष की क्या होती है, 6 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था संचय अवस्था, दूसरी अवस्था प्रकोप अवस्था, तीसरी प्रसर अवस्था, चौथी स्थान संचय, पांचवी व्यक्ति और छठी भेद। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमारे शरीर में किसी दोष की विषमता होती है तो सबसे पहले वह दोष क्या होता है, 6 अवस्थाओं से गुजरता है। देन उसके बाद क्या होता है, रोग की उत्पत्ति होती है। तो दोषों की ये 6 अवस्थाएं, इन्हें ही क्या बोला गया है, क्रियाकाल बोला गया है। और ऐसा बोला गया है कि जैसे ही हमारे शरीर में किसी दोष की विषमता होती है तो उस दोष की चिकित्सा प्रथम अवस्था यानी कि संचय अवस्था में ही प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम क्या करेंगे, चिकित्सा को प्रारंभ करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, रोगों को जड़ से खत्म कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि हमें संचय अवस्था में ही क्या कर देना चाहिए, दोषों को विषम से सम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे दोष आगे अवस्थाओं में बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे रोग क्या होता है, बलवान होता जाता है। इसलिए हमें प्रारंभिक अवस्था यानी कि संचय अवस्था में ही दोषों की चिकित्सा करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में क्रियाकाल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में प्रथम क्रियाकाल जो कि है संचय अवस्था, इसे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि संचय अवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 70 to 80% चांसेस है अगर क्रियाकाल से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से पूछेगा, संचय अवस्था से पूछेगा। और अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो जितने भी 6 अवस्थाएं हैं सारी अवस्थाओं का वर्णन करने का आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक जो कि है संचय अवस्था। ठीक है, तो क्या होता है संचय, क्या होता है संचय, संचय का मतलब क्या होता है, तो संचय का मतलब होता है जमा होना, जमा होना। इंग्लिश में इसे ही क्या क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो दोषों का अपने स्थानों में जमा होना या इकट्ठा होना, इसी अवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों, संचय अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में दोष अपने विशेष स्थानों में, जैसे कि अगर हम वात दोष की बात करें, अगर हम वात दोष की बात करें तो वात दोष का विशेष स्थान क्या है, वात दोष का विशेष स्थान है पक्वाशय। वही अगर हम पित्त दोष की बात करते हैं तो पित्त दोष का विशेष स्थान क्या है, पित्त दोष का विशेष स्थान है पक्वाशय, पक्वाशय और अमाशय का मध्य भाग, अमाशय का मध्य भाग। और वही अगर हम कफ दोष की बात करें तो कफ दोष का विशेष स्थान क्या है, उरह, उरह। ठीक है, तो संचय अवस्था में क्या होता है, संचय अवस्था में दोष अपने विशेष स्थानों में क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं या एक्यूमुलेट होने लगते हैं या इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे कि अगर मान लो वात दोष का संचय होता है तो वात दोष पक्वाशय में क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। अगर मान लो पित्त दोष का संचय होता है तो पित्त दोष अपने विशेष स्थान यानी कि अमाशय और पक्वाशय के मध्य वाले भाग में इकट्ठा होने लगता है। वही अगर हम कफ की बात करें तो कफ का अगर मान लो संचय होता है तो अपने विशेष स्थान उरह में क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से दोषों का अपने विशेष स्थानों में इकट्ठा होना या एक्यूमुलेट होना, इसी अवस्था को क्या बोला गया है, संचय अवस्था। और ये क्या है, प्रथम क्रियाकाल है, यानी कि जब भी हमारे शरीर में कोई दोष क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रथम क्रियाकाल अवस्था में जाता है जो कि कौन सी अवस्था है, संचय अवस्था। ठीक है, और इस काल में क्या होता है, प्रथम क्रियाकाल में क्या होता है, प्रथम क्रियाकाल में व्यक्ति को, प्रथम क्रियाकाल में क्या होता है, व्यक्ति को विपरीत, विपरीत
आहार विहार, है ना, विपरीत गुण वाले, सब बोल दो आप, विपरीत गुण वाले। संचय अवस्था में क्या होता है बच्चों, संचय अवस्था में व्यक्ति को विपरीत गुण वाले, विपरीत गुण वाले आहार विहार सेवन करने की इच्छा होती है। आहार विहार, विपरीत गुण वाले आहार विहार सेवन करने की इच्छा होती है। जैसे कि अगर मान लो क्या होता है, वात दोष का संचय हुआ है, वात दोष का संचय हुआ है, तो उस व्यक्ति को क्या होगा बच्चों, उस व्यक्ति को रुक्ष आदि पदार्थों के प्रति क्या होगी, अनिच्छा होगी, और उस व्यक्ति को स्निग्ध स्निग्ध गुण आदि पदार्थ वाले आहार के सेवन करने की उस व्यक्ति को क्या होगी, इच्छा होगी, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं वात दोष जो है इसका गुण क्या है, रुक्ष आदि गुण है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को क्या होगा, रुक्ष आदि पदार्थों के प्रति अनिच्छा होगी, और इसके विपरीत गुण यानी कि स्निग्ध आदि पदार्थों के सेवन करने के उस व्यक्ति को क्या होगा, इच्छा होगी, ठीक है। तो इस तरह से दोषों का अपने स्थानों में, अपने स्थान बोले तो विभिन्न स्थानों में क्या होना, इकट्ठा होना, इसी अवस्था को क्या कहते हैं, संचय अवस्था, ठीक है। चलिए देखिए आप नोट्स में आप देखिए, है ना, नोट्स में आप देखिए, चयो वृद्धि स्वधामन्य एव प्रदेशो वृद्धि है तेषु विपरीत गुण इच्छा, ठीक है। तो दोषों का अपने विशेष स्थानों में क्या होना, इकट्ठा होना, इसे क्या कहते हैं बच्चों, संचय अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति को विपरीत गुण वाले आहार विहार सेवन करने की इच्छा होती है। देखिए आप यहाँ पे दोषों का अपने स्थानों पर वृद्धि को चय अथवा संचय कहते हैं, ठीक है। वात पित्त कफ के अपने अपने जो स्थान है, विशेष स्थान, उन स्थानों पर ये दोष क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, क्या इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम वात दोष की बात करते हैं तो वात दोष का विशेष स्थान क्या है, पक्वाशय। तो अगर मान लो वात दोष संचय अवस्था में जाता है तो पक्वाशय में वो क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। वहीं अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त अमाशय और पक्वाशय के मध्य वाले भाग में, और वही अगर हम कफ की बात करें तो कफ उरह यानी कि छाती वाले रीजन में क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। और इस स्टेज में क्या होता है, विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रति क्या होती है, इच्छा होती है। यानी कि अगर मान लो वात दोष का क्या हुआ है, संचय हुआ है, तो उस व्यक्ति को रुक्ष आदि पदार्थों के प्रति अनिच्छा होगी, और स्निग्ध आदि पदार्थों की सेवन करने की उस व्यक्ति को इच्छा होगी। इस तरह से विपरीत गुण वाले आहार विहार सेवन करने की उस व्यक्ति को क्या होता है, इच्छा होती है, ठीक। चलिए अब किस कारण होता है दोषों का संचय, किस कारण होता है, तो पहला कारण क्या है, ऋतु में परिवर्तन, है ना। पहला क्या है, ऋतु में परिवर्तन। और दूसरा कारण क्या है, समान गुण वाले आहार विहार के सेवन से, है ना, आहार विहार के सेवन से, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतु में परिवर्तन होने से कौन से दोष का किस ऋतु में क्या होता है, संचय होता है, प्रकोप होता है और प्रसर होता है। तब देखिए यहाँ पे दोषों का संचय, प्रकोप और प्रसर स्वाभाविक रूप से ऋतु के अनुसार होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऋतु में परिवर्तन होता है वैसे वैसे क्या होता है, दोषों में संचय, प्रकोप या प्रसर अवस्था आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम कफ दोष की बात करते हैं, तो कफ दोष शिशिर ऋतु में क्या होता है, संचय अवस्था में जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शिशिर ऋतु में क्या होती है, काफी ज्यादा ठंडी होती है ना। इस ऋतु में क्या होता है, काफी ज्यादा ठंडी होती है, काफी ज्यादा ठंडा मौसम होता है। तो कफ जो है अपने विशेष स्थान में क्या होने लगता है बच्चों, जमा होने लगता है ना। शिशिर ऋतु में क्योंकि काफी ज्यादा ठंडी का मौसम होता है, जिस प्रकार से ठंडी में बर्फ जम जाती है, वैसे कफ भी अपने विशेष स्थान में क्या होने लगता है बच्चों, जमा होने लगता है। क्यों जमा होने लगता है, क्योंकि शिशिर ऋतु में काफी ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है। अब शिशिर के बाद अगली ऋतु कौन सी है, वसंत ऋतु में क्या होता है, सूर्य की किरणें तेज होने लगती है, जिस कारण पिछले शिशिर ऋतु में संचय हुआ कफ वो क्या होता है, पिघलने लगता है और पिघलकर जल स्वरूप हो जाता है, ठीक है।
जल स्वरूप क्यों हो जाता है? क्योंकि वसंत ऋतु में क्या हो जाता है, सूर्य की किरणें तेज हो जाती है। तो सूर्य की किरणें तेज होने के कारण कफ दोष जो कि शिशिर ऋतु में क्या होता, संचय हुआ था, तो वही संचित कफ क्या हो जाता है, पिघलकर जल स्वरूप हो जाता है। ठीक है, और जल स्वरूप होकर ये क्या हो जाता है बच्चों, वसंत ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वसंत के बाद अगली ऋतु क्या होती है बच्चों, ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, काफी ज्यादा रुक्षता होती है, तो रुक्षता के कारण ये कफ क्या होता है, सूखने लगता है और वापस ये क्या हो जाता है, शांत होने लगता है। तो इस तरह से कफ का शमन आपको किसमें देखने को मिलेगा, ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कफ के संचय की बात करते हैं तो शिशिर ऋतु में कफ को क्या होता है, संचय होता है। ठीक है, तो आप कफ के संचय को याद कर लो कि कफ किस ऋतु में संचय होता है। उसके बाद अगली जो 2 ऋतु है उसमें आपको प्रकोप और शमन देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं कफ किस ऋतु में संचय हो रहा है, शिशिर ऋतु में। तो शिशिर के बाद अगली 2 ऋतु कौन कौन सी है, तो शिशिर के बाद वसंत ऋतु आती है और वसंत के बाद क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। तो शिशिर के बाद जो वसंत ऋतु है उसमें आपको कफ का प्रकोप देखने को मिलेगा, और वसंत के बाद अगली जो ऋतु है ग्रीष्म, उसमें आपको शमन देखने को मिलेगा। मैंने आपको ये डिटेल में, है ना, कि किस ऋतु में कौन सा दोष संचय होता है, प्रकोप होता है, शमन होता है, ये मैंने आपको डिटेल में ऋतुचर्या में पढ़ाया था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको विथ रीजन पढ़ाया था कि इस ऋतु में ये दोष संचय क्यों होता है, प्रकोपित क्यों होता है, प्रसर क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे, तो हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में देख रहे हैं, मैंने फिर भी आपको यहाँ पे शॉर्ट में रीजन बता दिया, जो कि शिशिर ऋतु में क्या होती है, काफी ज्यादा ठंडी होती है, जिस कारण कफ का संचय हो जाता है। ठीक है, यानी कि कफ अपने स्थान में जमने लगता है। फिर शिशिर के बाद जैसे ही क्या होता है, वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु में सूर्य की किरणें तेज हो जाती है। तो सूर्य की किरणें तेज होने के कारण जो जमा हुआ कफ था वो पिघलकर जल स्वरूप हो जाता है, और जल स्वरूप होकर वह क्या होता है, प्रकोपित होने लगता है। ठीक है, और फिर वसंत के बाद अगली ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, काफी ज्यादा रुक्षता होती है, तो रुक्षता होने के कारण वह कफ सूखने लगता है और वापस शांत हो जाता है। तो इस तरह से कफ का संचय शिशिर ऋतु में देखने को मिलेगा, इसका प्रकोप वसंत ऋतु में, और इसका शमन ग्रीष्म ऋतु में आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि कफ प्रकोपित कौन से ऋतु में हुआ है, वसंत ऋतु में हुआ है, इसलिए वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा कफज विकार होते हैं। इसलिए वसंत ऋतु में हम क्या करते हैं, उन्हीं आहार विहार का सेवन करते हैं जिससे कफ को क्या हो, शमन हो। ठीक है, चलिए अब नाउ अगला क्या है, वात दोष, है ना। तो वात दोष संचय कौन सी ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। चूंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है बच्चों, काफी ज्यादा रुक्षता होती है ना, और वात जो है इसका भी गुण क्या है, रुक्ष गुण है। तो चूंकि इसका भी गुण क्या है, रुक्ष गुण है, और ग्रीष्म में क्या होती है, काफी ज्यादा रुक्षता होती है, तो यह वात अपने विशेष स्थान में क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद अगली 2 ऋतु कौन सी है, वर्षा और शरद। तो आप क्या करो, वात जो उसका संचय वाली ऋतु याद कर लो, तो उसके बाद अगली जो 2 ऋतु होगी उसमें क्या होगा, उसका प्रकोप और शमन होगा। ये एक प्रकार से ट्रिक है, आप क्या करो, हर दोष का संचय अवस्था वाली ऋतु याद कर लो, तो उसके बाद उसके अगली 2 ऋतु होगी उसमें क्या होगा, प्रकोप और शमन होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर वात दोष का संचय किसमें हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है, तो इसका प्रकोप किसमें होगा, तो ग्रीष्म की अगली ऋतु वर्षा ऋतु में, है ना, और इसका शमन किसमें होगा, तो वर्षा के बाद अगली ऋतु कौन सी होती है, शरद ऋतु में। ठीक है, तो इस प्रकार से वात दोष ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, संचय होता है, वर्षा ऋतु आने में प्रकोपित होता है, और शरद ऋतु में क्या होता है, इसका शमन होता है। ठीक है, तो चूंकि वात दोष वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है, प्रकोपित हो रहा है, तो आपको वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वातज विकार देखने को मिलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, वर्षा ऋतु में उन्हीं आहार विहार का सेवन करते हैं जिससे क्या होता है, वात का शमन होता है। ठीक है, उसके बाद पित्त की अगर हम बात करते हैं, तो वैसे ही आप पित्त का संचय वाला ऋतु याद कर लो, तो पित्त का संचय किसमें होता है, वर्षा ऋतु में होता है। तो इसकी अगली 2 ऋतु इसमें क्या होगा, इसका प्रकोप और शमन होगा रिस्पेक्टिवली। तो वर्षा के बाद अगली ऋतु क्या है, शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में इसका क्या होता है, प्रकोप देखने को मिलता है, और शरद के बाद अगली ऋतु कौन सी, हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में इसका शमन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि पित्त दोष वर्षा ऋतु में संचय हो रहा है, शरद में प्रकोप,
और हेमंत में इसका संबंध हो रहा है। ये मैंने डिटेल में आपको ऋतुचर्या में पढ़ाया था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से चूंकि पित्त दोष शरद ऋतु में क्या हो रहा है, प्रकोपित हो रहा है, तो आपको शरद ऋतु में सबसे ज्यादा पित्तज विकार देखने को मिलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, शरद ऋतु में उन्हीं आहार विहार का सेवन करते हैं जिससे क्या होता है बच्चों, पित्त का शमन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऋतु के परिवर्तन होने से आपको दोषों में संचय, प्रकोप और शमन देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा टॉपिक वो क्या है, संचय वाला है, तो हम सबसे ज्यादा किस पर फोकस करेंगे, संचय पर। तो इस तरह से कफ का संचय किसमें होता है बच्चों, शिशिर ऋतु में होता है। वही अगर हम वात की अगर बात करते हैं तो वात का संचय ग्रीष्म में होता है और पित्त का वर्षा में होता है, ठीक। चलिए, तो ऋतु के परिवर्तन होने से क्या होता है, दोषों में संचय, प्रकोप और प्रसरण देखने को मिलता है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है समान गुण वाले आहार विहार के सेवन से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा, देखिए यहाँ पे दूसरा कारण क्या है, दोषों का संचय है, तो दूसरा क्या है, तो समान गुण वाले आहार विहार के सेवन से, जैसे कि उष्ण गुण युक्त रुक्ष आदि गुण वाले आहार विहार के सेवन से क्या होता है बच्चों, वात का संचय हो जाता है। क्यों, क्योंकि वात जो है इसका गुण क्या है, रुक्ष होता है ये, है ना। तो चूंकि आप क्या कर रहे हो, वात का जो गुण है तो उसी गुण वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हो, जिससे क्या होगा, इसका यह अपने सब स्थानों में इकट्ठा होने लगेगा। वही अगर हम बात करते हैं शीत गुण युक्त, है ना, तीक्ष्ण गुण वाले आहार विहार से क्या होता है बच्चों, पित्त का संचय होता है। और वही शीत गुण युक्त स्निग्ध गुण वाले आहार विहार के सेवन से कफ का क्या होता है, संचय होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, समान गुण वाले आहार विहार के सेवन से दोषों का संचय होता है, ठीक है ना। अब आचार्य वाग्भट ने जो मैंने आपको ऊपर ऋतु वाला बताया था, इसको इन्होंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बोला, ग्रीष्म ऋतु में लघु रुक्ष आहार विहार के कारण वात का संचय हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या है बच्चों, काफी ज्यादा रुक्षता होती है, और आप क्या कर रहे हो, लघु और रुक्ष गुण वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि लघु और रुक्ष आहार विहार का आप सेवन कर रहे हो और लघु और रुक्ष वात के भी गुण है, तो समान गुण वाले आहार विहार के सेवन से क्या होता है, दोषों का संचय होता है। तो यहाँ पे वात दोष क्या होने लग जाएगा, संचय होने लगेगा, और वह शरीर में रुक्षता उत्पन्न करेगा। परंतु ऋतु की उष्णता के कारण वात प्रकोपित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको याद है क्या होती है, उष्णता होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो वात प्रकोपित तो नहीं होता, लेकिन वो अपने स्थानों में इकट्ठा होने लग जाता है। और यही संचित वात, और फिर यही जो वात इकट्ठा हुआ था वर्षा ऋतु आने पर शीत गुण से संयोग करने से क्या होता है बच्चों, प्रकोपित हो जाता है। और फिर इसी का वात दोष का आपको विकार किसमें देखने को मिलता है, वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में तो ये क्या होता है, संचय होने लगता है, अपने स्थानों पे इकट्ठा होने लगता है। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, समान गुण वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हो, साथ में ऋतु भी कैसी है, काफी उष्ण है ना, काफी रुक्षता है। तो इससे क्या होता है, वात दोष संचय होने लगता है, अपने स्थानों में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। हालांकि प्रकोपित तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही अगली ऋतु आती है, जैसे थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो ये दोष ठंडे मौसम से संयोग करता है और फिर प्रकोपित हो जाता है। और इस प्रकार से वर्षा ऋतु जो कि ग्रीष्म की अगली ऋतु है, उसमें क्या करता है, ये वातज विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही इसी प्रकार वर्षा ऋतु में किंचित शीतलता होने से, कुछ क्या होती है, शीतलता होती है, और शीत गुण युक्त तीक्ष्ण आहार विहार लेने से पित्त का क्या हो जाता है बच्चों, संचय हो जाता है। तो आपने क्या किया, पित्त के समान गुण वाले आहार विहार का इसमें सेवन कर लिया, और ऋतु भी कैसी है, शीतल है, तो ऋतु के शीतलता होने के कारण पित्त का संचय मात्र ही होता है, प्रकोपित नहीं होता है, क्योंकि ठंडा मौसम है, तो पित्त सिर्फ क्या होता है, अपने स्थानों पर इकट्ठा होता है ना, उस प्रकोपित नहीं होता है। फिर जैसे ही अगली ऋतु आती है, जो कि कौन सी है, शरद ऋतु, तो शरद ऋतु आने पर यही पित्त उष्णता के कारण उष्ण आहार विहार एवं ऋतु की उष्णता से प्रकोपित हो जाता है। फिर वही पित्त जो कहाँ संचय हुआ था, वर्षा ऋतु में हुआ था, तो अगली ऋतु शरद ऋतु में आने पर प्रकोपित होने लगता है, और फिर क्या करता है, पित्त विकार उत्पन्न करता है, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं शिशिर ऋतु में शीतलता के कारण स्निग्ध आहार विहार से कफ का संचय होता है, तो आपने क्या किया, कफ के समान गुण वाले आहार विहार का सेवन किया, किसमें, शिशिर ऋतु में। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, काफी ज्यादा ठंडी होती है, ठंडे का मौसम होता है, तो कफ प्रकोपित तो नहीं होता है, लेकिन अपने स्थानों पे इकट्ठा होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे ऋतु की शीतलता कफ की स्निग्धता को पिघलने नहीं देती है, तथा उसे अपने स्थान पर ही रखे हुए रहती है।
संचित अवस्था में, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगली ऋतु आती है तो सूर्य की किरणें क्या होती है, तेज हो जाती है, तो वही जमा हुआ कफ फिर क्या होता है, पिघलने लगता है, जल स्वरूप हो जाता है और प्रकोपित होने लगता है ना, और अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों में जाने लगता है। और इस तरह से फिर आपको वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप देखने को मिलता है और कफज विकार भी आपको उसी ऋतु में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऋतु के परिवर्तन होने पे और समान गुण वाले आहार विहार के सेवन से क्या होता है बच्चों, दोषों का आपको संचय, प्रकोप और प्रसार देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से आज के इस लेक्चर, सॉरी अभी और बाकी है, ठीक है। हाँ, अब क्या लक्षण होंगे दोषों के संचय होने के, क्या लक्षण होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, समचितानाम खलु दोषाणाम, तो दोषों के संचित हो जाने से क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो क्या बोला यहाँ पे, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, यानी कि जो कोष्ठ है वो क्या होता है, भारी भारी सा लगता है, और ये किसका लक्षण है, ये वात दोष के संचय का लक्षण है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे क्या बोला, पित्त अवभाषता, है ना, यानी कि नेत्र, मल, मूत्र, है ना, और शरीर, ये इसका वर्ण कैसा हो जाता है, कुछ पीला पीला सा हो जाता है, किंचित पीलापन होता है, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है, ये पित्त के संचय का लक्षण है, ठीक है। और मंद उष्णता, यानी कि उष्णता क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। च अंगानाम गौरव, और अंगों में क्या होता है, भारीपन सा लगता है। आलस्य, और आलसी भी आती है, ठीक है। तो ये किसका संचय का लक्षण है, तो कफ के संचय का लक्षण है, ठीक है। इस प्रकार से दोषों के संचय होने से ये लक्षण देखने को मिलते हैं, और अगर आपको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपको फिर क्या करना चाहिए, उसकी चिकित्सा प्रारंभ कर देनी चाहिए दोस्तों की, ठीक है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने प्रथम क्रियाकाल जो कि है संचय अवस्था, इसको हमने डिटेल में देखा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट अवस्था जो कि है प्रकोप अवस्था, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपको रेगुलर बीएमएस की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप क्या कीजिए, आयुर्वेदा मिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा। अगर आप 25 बैच के स्टूडेंट है तो ससुर 3.0 चेक कीजिए। अगर आप 24 बैच के स्टूडेंट यानी कि अगले 1 से 2 महीने में आपकी एग्जाम है तो आप ससुर 2.0 चेक कीजिए, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस होगी, और आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा, लेक्चर भी मिल जाएगा, और सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएगी, इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।